गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं पूनम राय। आप में से बहुत बच्चों की ये मांग थी कि आरआरबी, आईबीपी या शादी के लिए हिंदी का वीडियो बनाया जाए। तो आप लोगों की उस मांग को ध्यान में रखते हुए हमने ये संज्ञा से संबंधित वीडियो बनाया है, जो आपके इन एग्जाम में बहुत ज़्यादा सहायता करेगा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि संज्ञा क्या है और इसका वर्गीकरण कितने आधार पर किया जाता है। संज्ञा कहते किसे हैं? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, नदी, मूर्खता। इसमें मूर्खता क्या है? भाव है। मनुष्य क्या है? एक व्यक्ति है। और नदी ये एक वस्तु है। पुस्तक वस्तु है। गाजीपुर, मोहम्मदाबाद ये सब स्थान है। तो इस तरह से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा का वर्गीकरण जो किया जाता है वो 4 आधार पर मुख्य रूप से किया जाता है, जिनमें पहला है जीवंतता और अजीवंतता के आधार पर। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, जीवंतता मतलब जीवन और अजीवंतता मतलब जिसमें जीवन न हो। इसमें जो प्राणीवाचक हैं वो जीवंतता के अंतर्गत आते हैं, जैसे लड़का, घोड़ा, पक्षी, पशु इत्यादि। अप्राणीवाचक में ऐसी वस्तुएं आती हैं जिनमें जीवन नहीं होता, जो चल फिर नहीं सकते। जीवन न होने का मतलब कि वो चल फिर नहीं हो सकते, गतिशील नहीं है। जैसे ईंट है, दीवार है, पर्वत है, ये सब में गति नहीं होती, तो ये अप्राणीवाचक होते हैं। इसका दूसरा वर्गीकरण जो संज्ञा का होता है वो गणना के आधार पर होता है। गणना मतलब गिनती। इस आधार पर इसके 2 वर्गीकरण होते हैं, गणनीय जिसको गिना जा सके और अगणनीय जिसको न गिना जा सके। गणनीय के अंतर्गत जैसे आम है, आदमी है, पशु है, इनको गिना जा सकता है। और दूध है, तेल है, चीनी है, अनाज है, इन सबको गिना नहीं जा सकता। गणना के आधार पर जो वर्गीकरण होता है, इसका प्रभाव क्या पड़ता है? इसका प्रभाव ये पड़ता है कि जो गणनीय संज्ञाएं होती हैं इनमें वचन होते हैं। ये एक वचन और बहुवचन में होते हैं, क्योंकि हिंदी में 2 ही प्रकार के वचन होते हैं, या तो एक वचन होता है या बहुवचन होता है। जबकि अगणनीय संज्ञा के अंतर्गत व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा तथा भाववाचक संज्ञा आदि आते हैं। संज्ञा का तीसरा वर्गीकरण व्युत्पत्ति के आधार पर किया जाता है। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ शब्द क्या है? ऐसी संज्ञाएं जिनके खंड करने पर, खंड का मतलब होता है अलग करना, जिनको अलग करने पर उनके सार्थक अर्थ नहीं निकलते, जैसे आम, घर, हाथ, पैर, मुंह इत्यादि। ये संज्ञाएं रूढ़ संज्ञाएं कही जाती हैं। जैसे यदि आ और माँ को हम अलग करते हैं तो इन दोनों में ना तो माँ का कोई अर्थ रहेगा, ना ही आ का कोई अर्थ रहेगा। इसी प्रकार हम घर, हाथ, पैर, मुंह आदि में जब अलग अलग करते हैं तो ये निरर्थक हो जाते हैं, इसलिए इनको अलग नहीं किया जा सकता, अतः ये रूढ़ शब्द कहलाते हैं।
यौगिक संज्ञाएं क्या हैं? यौगिक संज्ञाएं वे संज्ञाएं होती हैं जो दो शब्दों के मेल से बनी होती हैं, और जब हम इन दोनों शब्दों को अलग करते हैं तो उन दोनों शब्दों के सार्थक अर्थ निकलते हैं। जैसे रसोई घर, इसमें रसोई का भी अर्थ है और घर का भी अर्थ है। पाठशाला, इसमें पाठ का भी अर्थ है और शाला का भी अर्थ है। इसी प्रकार विद्यार्थी, पुस्तकालय, हिमालय आदि संज्ञाएं हैं। जिनको हम अलग करते हैं तो उन दोनों शब्दों के अर्थ निकलते हैं और दोनों ही शब्द एक ही अर्थ में समाहित होते हैं। जैसे विद्यार्थी, विद्या को चाहने वाला। हिमालय, बर्फ का घर, आलय मतलब घर होता है जहाँ बर्फ ज़्यादा हो। अब तीसरा प्रकार जो है योग रूढ़ संज्ञाएं, इनका क्या मतलब है? योग रूढ़ का अर्थ होता है कि ये अपने अंदर तीसरे अर्थ को समाहित रखे रहती हैं। जैसे जब इनके खंडों को हम अलग करते हैं तो वे शब्द तो सार्थक होते हैं, लेकिन उनका जो अर्थ होता है उन शब्द खंडों से निकलने वाले अर्थ से भिन्न होता है, अलग होता है। जैसे पंकज, इसमें दो शब्द मिले हुए हैं, पंक और ज। पंक का अर्थ होता है कीचड़ और ज का अर्थ होता है उत्पन्न होना। इस प्रकार पंकज का अर्थ हो गया कीचड़ में उत्पन्न हुआ। तो कीचड़ में उत्पन्न तो बहुत कुछ होता है, लेकिन सबको हम पंकज नहीं कहते। पंकज एक विशेष प्रकार का फूल है जिसे हम कमल के नाम से भी जानते हैं। ठीक इसी प्रकार जलज है, लंबोदर है। लंबोदर का जब हम शब्दों को अलग करेंगे तो हो जाएगा लंबा उदर। अब जब लंबा उदर हम कहते हैं तो ये तीसरे अर्थ में कैसे समाहित होता है? लंबा है उदर जिसका, तो किसका है? गणेश का। तो जब हम लंबोदर कहते हैं तो सीधा सा अर्थ होता है कि हम गणेश का नाम ले रहे हैं, यानी कि ये तीसरे अर्थ को बता रहा है। इसी तरह से पीतांबर है। तो रूढ़ शब्द वो होते हैं जिनको अलग करने पर उनके अलग टुकड़े निरर्थक हो जाते हैं। यौगिक शब्द वे होते हैं जो दो शब्दों के योग से बने होते हैं। तो ये संज्ञाएं जो हैं वो सार्थक खंड की होती हैं और उसी अर्थ में समाहित होती हैं, जबकि योग रूढ़ संज्ञाएं जो होती हैं ये क्या होती हैं? ये तीसरे अर्थ में समाहित होती हैं। संज्ञा का जो चौथा वर्गीकरण होता है वो अर्थ के आधार पर किया जाता है। अर्थ के आधार पर सामान्यतया 5 प्रकार का भेद माना जाता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। कुछ विद्वान मुख्य रूप से 3 प्रकार की संज्ञा ही मानते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही मान लिया जाता है, क्योंकि ये जातिवाचक संज्ञा बताती क्या है कि एक विशेष जाति को संबोधित करती है। इसी प्रकार समूह और द्रव्य ये एक विशेष वर्ग को दर्शाता है, इसलिए कुछ लोग इसको मान लेते हैं। लेकिन सामान्यतः अर्थ के आधार पर ये 5 प्रकार के भेद होते हैं, जो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक संज्ञाएं हैं। अब इनमें से हम देखते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कहाँ कहाँ होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी भी व्यक्ति या स्थान का, विशेष स्थान का बोध कराती है। संज्ञा वो है जो व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को बताती है, और व्यक्तिवाचक संज्ञा वो है जो किसी विशेष व्यक्ति, स्थान को बताती है। हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा ही सबसे अधिक है।
व्यक्तिवाचक संज्ञा कहाँ कहाँ होती है? व्यक्तियों के जो विशेष नाम होते हैं वे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, जैसे राम, मोहन, तुलसी, महेश, रमेश आदि। नदियों के नाम गंगा, गंडक, यमुना, गोमती आदि। झीलों के नाम, समुद्रों के नाम हिंद महासागर, प्रशांत महासागर आदि। पहाड़ों के नाम, गांवों के नाम, नगरों के नाम, सड़कों, दुकानों, प्रकाशनों आदि के नाम। महादेशों के नाम, देशों के नाम, राज्यों के नाम, पुस्तकों के नाम, पत्र और पत्रिकाओं के नाम तथा त्योहारों, ऐतिहासिक घटनाओं के नाम। ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इसके अतिरिक्त ग्रहों और नक्षत्रों के नाम, महीनों के नाम और दिनों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार हमने ये देखा कि संज्ञा का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया जाता है। जीवंतता और अजीवंतता के आधार पर, गणना के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर और अर्थ के आधार पर। अगले वीडियो में हम लोग जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे तथा कुछ और भी महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आगे के भाग के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नए आए हैं इस चैनल पर, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जिससे आप लोगों को, आपके साथ अन्य लोगों को भी लाभ मिलता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।